Hello, class 8. So, today we will be dealing with types of fuels. In this chapter, we will study fossil fuel and biogas. दो चीज़ को importantly हम पढ़ेंगे. The main fossil fuels are coal, petroleum, and natural gas. Most of our energy requirements are met by fossil fuels. हम लोग मेनली फॉसिल फ्यूल को जानेंगे और कोल को जानेंगे. पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखेंगे, फिर नेचुरल गैस उसी में से निकलेगा, उसको देखेंगे. जो हमारी प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो फॉसिल फ्यूल से ही हमें मिलती है, लेकिन इनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है. देयरफॉर वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसकी जो लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ से एनर्जी हमें मिल सकती है. तो इसमें बायोगैस हमारा एक ऐसा ही एक सोर्स है जिसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बायोगैस से बनाते हैं. इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि हर जगह डोमेस्टिक लेवल पर आप देखिएगा, जहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो डोमेस्टिक सी वो होती है, वेस्ट होती है, उनसे इनको बनाया जाता है. बायोगैस इज ऑब्टेन बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग एंड डोमेस्टिक सीवेज. कैटल डंग आप जानते हैं, जो गोबर होता है कैटल डंग, उसी को गोबर को बोलते हैं, उससे निकलते गोबर गैस भी इसको कई बार बोलते हैं हम लोग, बायोगैस. एनारोबिक फर्मेंटेशन इज फर्मेंटेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर. एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, वही चीज़ है. मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ये एक पॉल्यूटेंट भी है, हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इज दस ऑब्टेन्ड, मीथेन बीइंग द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. तो इस पूरे बायोगैस का ये कंपोनेंट है जिसके अंदर मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारे गैसेस हैं इसके अंदर. लेकिन प्रोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है मीथेन. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एन अंडरग्राउंड टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स कॉल्ड डाइजेस्टर. ये आप फिगर को देखिए, एक बड़ा सा टैंक होता है और इस टैंक को हम बोलते हैं डाइजेस्टर. इसके बीच में एक वॉल होता है, एक तरफ से स्लरी ऑफ डंग एंड वाटर मिक्सचर होता है. स्लरी के बारे में एक बात बताऊं, पिछली साल जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो क्लास में इंटर करते हुए मैंने स्टार्टिंग में ना ऐसे ही पूछा बच्चों से कि अच्छा बताओ, आप सब में से किसने स्लरी खाया है क्या? तो वन ऑफ द स्टूडेंट ही थॉट कि यार स्लरी इज़ जस्ट लाइक कड़ी, है ना, तो इस तरह का कुछ होगा. ही टोल्ड कि सर मैंने खाया है. तो मैंने कहा, यू नो व्हाट स्लरी इज़ ऑल अबाउट? कहा हाँ सर, वो बड़ा अच्छा रसदार चीज़ होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है. तो फिर मैंने कहा कि बेटे, स्लरी जो होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डंग, काउ डंग, जो कैटल डंग होते हैं, एंड वाटर. तो फिर पूरी क्लास हंस पड़ी कि अच्छा तुमने गोबर का पानी के साथ घोल खाया है. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये स्लरी जो होती है, इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर that is fed into the tank, and on fermentation of the dung biogas is evolved and collected in the gas holder. तो ये prominently ये पूरा इसका प्रोसेस है. लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको बनाइएगा भी फिगर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है. डिज़ाइन ऑफ अ फ्लोटिंग डोम बायोगैस प्लांट. एक तरफ से स्लरी और वाटर डंग का और वाटर का घोल जाएगा डाइजेस्टर के अंदर, इनलेट पाइप जिसको बोलते हैं. फिर वहाँ पर डाइजेस्टर में जाएगा और बीच में पार्टीशन वॉल है. डाइजेस्टर में जाने के बाद वो थोड़ा डिकम्पोज होता है, फर्मेंटेशन होती है उसकी, और डिकम्पोज होने के बाद वो आउटलेट वाले दूसरे चेम्बर में चला जाता है. वहाँ से ओवरफ्लो अगर होना होता है तो ओवरफ्लो टैंक अलग से बना हुआ होता है, उससे ओवरफ्लो होता है. और फर्मेंटेशन होने के बाद ऊपर वो पूरी तरह से कॉर्क से वो बंद होता है और उसके बीच में एक पाइप लगी होती है जिसको बोलते हैं आउटलेट पाइप, जिससे गैस निकल के गैस होल्डर में जाके जमा होता है. तो ये एक पूरा प्लांट है जिसमें डोमेस्टिक सीवेज, उसके बाद कैटल डंग, ये सब का जो है वो पानी के साथ मिक्सर करके हम स्लरी बना करके उस टैंक में डालते हैं, एंड देन वी गेट द बायोगैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस वो मिलता है. द गैस होल्डर मेड अप ऑफ स्टील फ्लोट्स ओवर द स्लरी.
ये, and the holder moves up when gas collects in it and moves down when the gas is drawn from it। तो उसके अंदर इस तरह का एक क्या नाम है, स्टील का बना हुआ गैस होल्डर होता है। ये होल्डर ऊपर नीचे घूम रहा होता है और ये इंडिकेट करता है कि गैस आ गया, गैस निकल गया, है ना। देयर इज़ एन आउटलेट पाइप फॉर गैस ऑन द टॉप ऑफ द गैस होल्डर, ये आप देख सकते हैं इसमें। देन लार्जर पार्ट कैन बी स्टैब्लिश्ड फॉर अ कम्युनिटी, कहता है कि इस तरह का लार्जर प्लांट्स बनाया जा सकता है बड़े बड़े सोसाइटीज़ में। सच प्लांट्स कैन बी पुट अप इजीली इन रूरल इंडिया, हमारे जो गांव के क्षेत्र है वहाँ भी इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इससे दो बातें होंगी, एक तो हमको गैस मिलेगा, दूसरा इन्वायरमेंट को क्लीन अप भी हम करते जाएंगे साथ साथ। सो गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज एंड प्रोमोट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोगैस प्लांट्स थ्रू वेरियस एजेंसीज। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे करके इस तरह के काम को प्रमोट करती है ना। और प्रमोट करने से ये है कि लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है इसमें, है ना। और जितना जागरूक होंगे उतना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके स्टॉक बहुत लिमिटेड है, तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स पर तो वर्क करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अभी एनर्जी के एक और बहुत बड़ा रिसोर्स सामने आया है जिसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं है, सोलर, जो कि बहुत इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा है अभी मार्केट में, इसलिए हर घर में वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे थे बायोगैस पर कि मीथेन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस बर्न्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब ये कैसे बर्न करता है, क्या होता है इसमें, सबसे अच्छी बात क्या है कि व्हेन इट बर्न्स कम्प्लीटली नो सूट दैट इज़ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। तो कहता है कि पहली बात कि ये कोई सूट यानी कि कोई भी राख हो या जो रेसिड्यू होता है कुछ भी ऐसा छोड़ता नहीं है ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत टॉक्सिक होता है तो वो भी ये नहीं पैदा करता है, नहीं छोड़ता है। तो इसके मीथेन जो है, जो मेन कंपोनेंट है, इसके जलने का फ़ायदा ये है, एक तो पोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, कोई साइड रेसिड्यू नहीं मिल रहा है। अब देखिए मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस हीट ये दे रहा है। ये रिएक्शन याद रखिएगा, पूछता है कई बार। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेन कंपोनेंट था बायोगैस में मीथेन, इसका जलना, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होना और इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो भी ठीक ठाक मात्रा में आता है। अगला है हमारा कोल। कोल इज़ द मोस्ट वाइडली फाउंड फॉसिल फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस। कोल क्या है, वाइडली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल इसी का तो हमको तोड़ चाहिए। Coal is most widely found fossil fuel and is obtained from mines. So it has been used from ancient times. Coal contains carbon as the main combustible substance. तो कोयले के अंदर कार्बन सबसे मेन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। इसका रिएक्शन आप देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, और जब इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस हीट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप के कार्बन वेरी करता है 55 टू मोर देन 90%। तो डिपेंड करता है कि कोयले में मतलब कौन सा कोयला हम ले रहे हैं, उसमें कार्बन की कंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। कोल हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एज फ्यूल। फ्यूल के रूप में कोल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये पूछता है। एडवांटेज एक अलग चीज़ है लेकिन ये डिसएडवांटेज पूछता है। तो डिसएडवांटेज में आप देखिए यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। इट कंटेन्स compounds of nitrogen and sulfur as impurities which also burn to form the oxide of these elements, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये क्या बनते हैं, ये impurities हैं, ये pollutants हैं, तो इन्वायरमेंट को ये गंदा करते हैं। these oxides are poisonous and pollute the atmosphere। तो ये पोल्यूटेंट है। तो आप याद रखिएगा जब भी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल पूछे तो ये दो चीज़ एकदम याद रखिएगा, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, तो ये हमारे पोल्यूटेंट है। इन एन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी एयर जब पूरी मात्रा में नहीं है, सफिशियंट मात्रा में नहीं है, तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कार्बन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड विच टू इज
पॉइजनस एंड पोल्यूट्स द एयर। तो ऊपर हमने बायोगैस में क्या देखा था कि जब मीथेन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन कोल के साथ कार्बन जब यहाँ जलेगा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो उस समय ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। उसका फॉर्मूला भी वो पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, 2C+O2 2CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अ लॉट ऑफ सूट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड। दूसरा क्या है, ऊपर हमने देखा था कि मीथेन जलता है तो सूट फॉर्म नहीं करता है, लेकिन कोल बर्न हो रहा है तो सूट फॉर्म कर रहा है, मीन्स रेसिड्यू छोड़ेगा, राख छोड़ेगा। तो ये भी एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है। ऑल दैट एग्जिस्ट इन कोल इज़ नॉट कम्बस्टिबल। अब आपको समझना होगा, कोयले के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं सब कुछ जल जाए और यह जलने लायक है ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जलती है। सो देर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ वेस्ट, तो रेसिड्यू तो आने हैं। उसके बाद आइए, कोल डस्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर माइनर्स। माइनर्स मतलब ये छोटे लोग नहीं, माइनर हम कहते हैं ना जो एडल्ट नहीं है उनको माइनर, तो वहाँ OR होता है, MINOR, माइनर्स। यहाँ माइनर्स है जो माइंस में काम करते हैं, ऐसे लोगों को माइनर्स कहा गया है। तो उनके जो डस्ट होते हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए हेल्थ हैजार्ड है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार अस्थमा हो या लंग्स से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट दी टाइप्स ऑफ फ्यूल, जिसमें हमने आज देखा बायोगैस और कोल को, कल हम देखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।